नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव आपके साथ। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर की है। इससे पहले 24 जनवरी को दायर याचिका में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी, जो अब बेअसर हो गई है, जिसके बाद नई याचिका दाखिल की गई। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जिसमें कुछ हैरान करने वाले आरोप और जानकारियां दी गई हैं। ये रिपोर्ट राज्यपाल ने एक सीलबंद लिफाफे में दायर की। सुप्रीम कोर्ट को भेजी अपनी रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने उन 6 चिट्ठियों को शामिल किया है जो उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिगड़ते हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा गया है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि राजभवन को भी निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही परिवार को निशाना बनाने की भी आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय गड़बड़ियां की हैं और हिंसा फैलाने के मकसद से राजभवन के सामने मिथुन की हत्या की गई। तो आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, एक बार डालते हैं उसी के ऊपर नजर। राज्यपाल की रिपोर्ट में शामिल 6 चिट्ठियों में बताया गया है कि राज्य में हालात खराब हैं और सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। राज्यपाल ने पहली रिपोर्ट 15 दिसंबर को, फिर 16 और 17 दिसंबर को भेजी। चौथी बार 31 दिसंबर को चिट्ठी भेजी गई। 5वीं चिट्ठी 15 जनवरी को भेजी गई। इसके बाद 18 जनवरी को छठी बार रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के साथ राज्यपाल ने हेलीपैड लॉक करने, आगजनी और मिथुन की हत्या की तस्वीरें भी लगाई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को शुरू की थी। अगले दिन राज्यपाल की तरफ से भरोसा दिया गया था कि विधानसभा का सत्र बुलाने के मामले में वो अदालत की भावना का ख्याल रखेंगे और 18 जनवरी तक सत्र नहीं बुलाएंगे। साथ ही ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जो हालात के अनुकूल न हो। तो कुल मिलाकर हम सभी इस सोच में पड़े हैं कि दरअसल अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा मसला है क्या और किस तरफ जा रहा है। और हमारे साथ सतपाल जैन जी मौजूद हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि फिलहाल अब स्थिति इस पूरे मामले की कहां पर हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसे शुरू में कहा कि इसके सारे तथ्यों को जानने की आवश्यकता है। अरुणाचल विधानसभा में पिछले वर्ष 2014 में अप्रैल में चुनाव हुए थे और 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 47, भाजपा के 11 और 2 निर्दलीय विधायक चुने गए थे। पिछले 3-4 महीने से कांग्रेस के 47 विधायकों में आपस में एक आंतरिक मतभेद उभरे और कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने ये मांग की कि वहां के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, विधानसभा अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए उन दोनों को हटाया जाए। राज्य परिषद की सलाह पर राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र 14 जनवरी को बुलाया था। इससे पहले का जो सत्र था उसका आखिरी दिन 21 जुलाई था और संविधान के अनुसार 21 जनवरी से पहले सत्र होना आवश्यक था। 19 नवंबर को 13 विधायकों ने अविश्वास का प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ दिया। राज्यपाल ने स्पीकर से, विधानसभा से सबसे जानकारियां मांगी और जब देखा कि वो विधानसभा अध्यक्ष बहुमत खो चुके हैं लेकिन फिर भी वो सत्र नहीं बुलाना चाहते, तो 9 दिसंबर को राज्यपाल ने सभी से कानूनी राय लेने के बाद विधानसभा का सत्र जो 14 जनवरी से बुलाया गया था उसको प्रीपोन करके 16 दिसंबर को बुलाया। उसके बाद वहां के मंत्रिमंडल ने 14 दिसंबर को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, जो राज्यपाल ने दिया। जब ये राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य मिलने गए तो उनमें से एक मंत्री खड़े हो गए और खड़े होकर राज्यपाल को तू मैं कहने लगे और ऐसा लगा कि जैसे वो फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं। इस पर वहां के सुरक्षा अधिकारियों ने उनको रोका। 5-6 लोग आए। उसका सारा वीडियो पहले से मीडिया में जा चुका है। 16 दिसंबर को जब विधानसभा का सत्र होना था तो वहां के अध्यक्ष ने विधानसभा के सारे गेटों पर ताले लगा दिए, कहा कि यहां तो भवन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी विधानसभा में विधायकों को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। जिसके बाद राज्यपाल ने उनको अनुमति दी कि 34 विधायक, 60 में से 34 विधायक थे, आप किसी अन्य स्थान पर अपना सत्र कर सकते हैं। उन 34 विधायकों ने 15 दिसंबर को 16 दिसंबर को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया और 60 में से 34 विधायकों ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास किया। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष 17 दिसंबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट में गए और वहां जाकर उन्होंने एक याचिका दी जिस पर उनको स्थगनादेश मिला। अब ये 14 दिसंबर का पहला घटनाक्रम था जब राज्यपाल पर हमले की कोशिश की गई।
उसके बाद 17 दिसंबर को जब ये स्टे मिल गया उनको हाईकोर्ट से, तो वहां पर सड़कों पर टायर लगाकर वहां आग लगाई गई। मिथुन एक जानवर होता है जो काऊ और बफलो दोनों का हाइब्रिड है, उसको राजभवन के सामने काटा गया। जो हेलीपैड है उस पर ब्लॉकेट की गई और उसके बाद वहां प्रदर्शन धरने राजभवन के सामने निरंतर चलता रहा। राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को निभाते हुए 15, 16, 17 दिसंबर को सारी की सारी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को भेजी। उसके बाद मंथली रिपोर्ट आती है तो 31 दिसंबर को भेजी, फिर 15 जनवरी को भेजी और अंत में 18 जनवरी को भेजी। सर, राज्यपाल ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में स्थिति थी वो लगातार जानकारी केंद्र सरकार को दी। यहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने जिक्र किया, राज्यपाल पर हमले का वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो और वो दृश्य भी हमने देखे हैं अलग अलग चैनल के ऊपर। सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार जब मुख्यमंत्री को या विधानसभा को पहले सत्र बुलाने के लिए कहा गया है, क्या ये उसके बाद के विरोध प्रदर्शन थे या पिछले 2014 से ही लगातार ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी? तो फिर पहले क्यों नहीं रिपोर्ट की गई? दिसंबर 15, 16, 18 इस तरह से क्यों आखिर चिट्ठियां भेजी गई? उसका जरा जवाब दें आप। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सारी जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो तो 3-4 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होनी शुरू हुई वो 9 दिसंबर को जब राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र प्रीपोन किया, क्योंकि मुख्यमंत्री को और स्पीकर को मालूम था कि बहुमत उनके साथ नहीं है। उनको मालूम था कि अगर विधानसभा का सत्र हो गया तो एकदम से दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। इसलिए उनके समर्थकों ने वो स्थिति पैदा करने की कोशिश की जिसमें राज्य सरकार को कानून के अनुसार चलाना मुश्किल हो रहा था। और जब सरकार का ही संरक्षण उन लोगों को प्राप्त हो जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा कर रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इसलिए राज्यपाल की जो पहली रिपोर्ट है वो 15 दिसंबर की विधायक नजर आ रहे थे, लेकिन वो हमला करते तो नहीं दिखाई दे रहे थे। नहीं, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, आपने देखा होगा, वो मंत्री है, उसने राज्यपाल की तरफ तू मैमे करने की कोशिश की, उंगली उठाई और वो आगे बढ़ने लगा तो सुरक्षा कर्मियों ने रोका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताइए कि संसदीय मर्यादा में नहीं, वो तो हम अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जगह पे हम उससे ज्यादा नजारा देख चुके हैं हमारे चुने हुए नुमाइंदों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राज्यपाल के घर पर है जिसको मिलने गए थे, ऐसा गतिरोध और ऐसा संघर्ष था, तो फिर क्या मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में बिल्कुल संवाद नहीं था, खत्म था कि आखिर इस तरह 356 की बात तक आ गई है? ऐसा जब मुख्यमंत्री को एहसास हो गया, मुझे एक बात बताइए, आप भूल जाइए अरुणाचल प्रदेश, अगर किसी राज्यपाल के पास विधानसभा का बहुमत जाकर यह कहे कि हमें मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं है या उसको पत्र लिखिए उसकी जानकारी में आए, तो चाहे वो कर्नाटका का मामला है, चाहे यूपी का मामला है, चाहे केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, फिर देवगौड़ा की सरकार बनी, सब केसों में राष्ट्रपति और राज्यपाल यही कहते हैं कि आप विधानसभा में जाकर अपना बहुमत साबित करिए। यह संसदीय मर्यादा है, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, मुंबई केस में कहा गया है। तो राज्यपाल ने यही तो कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि 16 जनवरी की बजाय आप 16 दिसंबर को साबित करें कि आप बहुमत में हैं या नहीं तो है। इस पर और क्या 16 दिसंबर को साबित हो गया कि 34 विधायक उनके खिलाफ नहीं था कि अगर 21 जनवरी तक वो सदन बुला सकते थे, तो उसको 14 जनवरी की बजाय 16 दिसंबर को बुलाने की जो बात थी, क्या इस पर सवाल जो उठे हैं वो आपको नहीं लगता है कि वाजिब है? नहीं, आप इस बात को भूल रहे हैं कि ये सारे सवाल गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्पीकर की याचिका पर उठाए गए थे और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 13 जनवरी के अपने निर्णय में स्पीकर के याचिका को रद्द किया है और राज्यपाल के सभी कदमों को सही उठाया है। प्रीपोनिंग को भी सही उठाया है, अविश्वास प्रस्ताव को भी सही उठाया है। इसलिए और वो जो याचिका है, जो जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और अभी तक उसको स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। वो जजमेंट अभी तक वैलिड है, उस पर बहस जरूर हो रही है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर किसी मुख्यमंत्री का बहुमत समाप्त हो गया है और विधानसभा के 34 विधायक उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं, क्या राजनीतिक मर्यादा यह मांग नहीं करती कि उस मुख्यमंत्री को स्वयं त्याग पत्र दे देना चाहिए? वो मंत्री कानूनी अड़चनों का सहारा लेकर एक अल्पमत की सरकार को बहुमत के खिलाफ क्यों चलाना चाहता है और कब तक चलाएगा उस सरकार को? लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या, लॉ एंड ऑर्डर के जो सवाल थे, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो सवाल उठाए या जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें क्या मुख्यमंत्री जी के पास नहीं भेजी गई थी? क्या वहां उस वक्त उनसे नहीं सवाल जवाब किया था राज्यपाल ने कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ऐसी क्यों हो गई है? ऐसा है, जब मुख्यमंत्री के समर्थक वो सब काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ठीक करना मुख्यमंत्री का काम है और वो उस काम में असफल हो रहे हैं,
तो राज्यपाल से यही अपेक्षा है कि वो सारी स्थिति की जानकारी केंद्र को दे। आप अरुणाचल के बारे में दो बातें और ध्यान में रखिए, ये बॉर्डर स्टेट है, चाइना के साथ 200-250 किलोमीटर बॉर्डर लगता है, तरह तरह की वहां डेवलपमेंट जो होती है, तो राज्यपाल से यही उम्मीद की जाती है कि वहां की जो भी स्थिति है कानून व्यवस्था की, उसके संबंध में वो केंद्र को रिपोर्ट दें। और उन्होंने लगातार केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। राज्यपाल के पास जो डिफरेंट सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी लगातार सभी राज्यपालों को रिपोर्ट देती हैं। राज्यपाल ने अपने संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए जो वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसकी रिपोर्ट्स लगातार केंद्र को भेजी। और जब राष्ट्रपति जी को केंद्र को यह लगा कि वहां स्थिति अब कानून व्यवस्था की इतनी बदतर हो गई है कि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती, तो उन्होंने राष्ट्रपति राज लागू किया। और दूसरा, मुख्यमंत्री तो वहां सिफारिशों के बाद विपक्ष या कांग्रेस जो है वो ये सवाल उठा रहा है कि राज्यपालों की जो भूमिका है उसको किस तरह से देखा जाए। क्या इस जो कार्रवाई राज्यपाल ने की है उसे राजनीतिक तौर पर गलत ठहराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? उससे क्या सवाल नहीं खड़े होते हैं जो सब कदम उठाए हैं राज्यपाल ने? मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ज्योति प्रसाद राजखोहा, ये राजनीतिक किसी भी दल से कभी संबंधित नहीं रहे हैं। ये कांग्रेस के दौर में असम के चीफ सेक्रेटरी थे और चीफ सेक्रेटरी के तौर पे रिटायर हुए हैं। इनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, चाहे सरकारिया कमीशन है, चाहे एसआर बुमई का जजमेंट है, सभी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने, कमीशन ने, जस्टिस एमएम पुंछी कमीशन की रिपोर्ट है, यही कहा है कि अगर यह प्रश्न पैदा हो जाए कि किसी मुख्यमंत्री को, स्पीकर को, किसी व्यक्ति को बहुमत है या नहीं है, तो वो अपना बहुमत जो है वो विधानसभा में साबित करे या लोकसभा में साबित करे। और राज्यपाल ने यही तो कहा है, जिस सरकार के पास बहुमत नहीं है उसे तो एक दिन भी रहने का हक नहीं है, 1 महीने के लिए उसको अवधि क्यों दी जाए? और अगर मुख्यमंत्री को बहुमत था तो वो 16 दिसंबर को विधानसभा में जाते अपना बहुमत साबित करते। उन्होंने तो रोड़े अटकाए। क्या इससे स्पष्ट नहीं हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री का बहुमत समाप्त हो गया था वो कानूनी अड़चनों लेकर अपना बहुमत का बजाय अल्पमत की सरकार चलाना चाहता है, और उसका सारा ध्यान कानून व्यवस्था से हटकर इस बात पर है कि किस तरीके से विधायकों को अपने साथ मिलाए, जिसमें वो सफल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यपाल जैन साहब।